नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में लगातार सियासी हलचल चल रही है। चिराग पासवान को लेकर हर रोज नए नए दावे किए जा रहे हैं। खबर ये भी चली कि चिराग की पार्टी के सांसद अमित शाह के संपर्क में हैं और पार्टी टूटने वाली है। इस बीच चिराग पासवान से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि दूरदर्शी नेता कौन है। ऑप्शन दिए गए खुद चिराग पासवान और दूसरा ऑप्शन था राहुल गांधी का। चिराग ने राहुल गांधी का नाम लिया कि वो दूरदर्शी नेता हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल था कि कौन बेहतर नेता है, उनके चाचा पशुपति पारस और तेजस्वी यादव। चिराग पासवान ने तेजस्वी का नाम लिया और कहा कि मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध हैं। हालांकि चिराग पासवान बार बार ये कह रहे थे कि वो एनडीए का हिस्सा ही रहेंगे और कार्यक्रम में ही फिर से जाति जनगणना का समर्थन भी किया। चिराग पासवान से सवाल पूछा गया कि उनके चाचा पशुपति पारस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इस पर उन्होंने कहा कि मैं इन चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। चाचा भतीजा, मुझे बिहारी फर्स्ट पर फोकस करना है। फिर चिराग ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किससे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मैं अगर इनसिक्योर होऊंगा तो फर्क पड़ेगा। मेरे अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है। मैं आजकल सिर्फ अपनी ताकत पर काम कर रहा हूँ। राजनीति में जनाधार बहुत बड़ा आधार होता है। चिराग पासवान से पूछा गया कि आपके पिता का अपमान किया गया। मैंने सड़क पर आपके पिता का चित्र पड़ा हुआ देखा। आपकी पार्टी तोड़ दी गई और उसके बाद अब आपको जो स्थान मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि आपके पास 5 सांसद हैं। तो आपके मन में जो आस्था है उनके लिए वो दोबारा नहीं डोल सकती है क्या? इसके बाद चिराग ने कहा कि मैं उस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं किसी दूसरे या तीसरे से शिकायत करूँ। धोखा मुझे मेरे अपनों ने दिया। मेरे अपने अगर मेरे साथ होते तो दुनिया की कोई ताकत मेरा परिवार या मेरी पार्टी नहीं तोड़ सकती थी। मैं किसी दूसरे या बाहर वाले से क्या शिकायत करूँ जब मेरे अपने खून ने ही मेरे पीठ में खंजर घोंप दिया। जिनको मैंने पिता माना उन्होंने ही मुझे मझधार में छोड़ दिया, तो दूसरों से क्या शिकायत करता। इस दौरान मैंने सीखा समझा कि शिकायतें करने से कुछ नहीं होता, अपने आप को मजबूत बनाना होगा। मैंने अगली लड़ाई को जीतने के लिए अपने को मजबूत बनाया और महज 3 साल में पार्टी को वहां पर लेकर आ गया हूं जहां पापा छोड़कर गए थे। ये सवाल वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा ने किया था। फिर विनोद शर्मा ने कहा कि आप एनडीए में किसी की दया दृष्टि से नहीं है, अपने हक से हैं, अपनी हैसियत से हैं। एक और विचलित करने वाला वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि मुंबई के एक एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ लोग मुस्लिम बुजुर्ग को पीट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बुजुर्ग अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे और डिब्बे में परिवार के लिए मीट ले जा रहे थे। इस दौरान कोई पीटते हुए अपना सावन बता रहा है, कोई लात चला रहा है और ये कहकर बार बार गाल पर तमाचा लगाता है कि बजरंग दल वालों को बुलाएंगे, तेरी बोटी खा जाएंगे। इस दौरान गाल पर तमाचे बरसते रहते हैं। बुजुर्ग बेचारे चुपचाप गालियां और मार खाते रहे। मोहम्मद जुबैर ने बताया है कि आरोपियों में से एक की पहचान आशु अभाड़ के रूप में हुई है। वो SRPF यानी स्पेशल रिजर्व पुलिस फोर्स का बेटा है। वो सभी मुंबई पुलिस की परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। जुबैर ने बताया कि पीड़ित बुजुर्ग ने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। वो कहते हैं कि उम्मीद है कि अगर पीड़ित शिकायत दर्ज कराने से डरते हैं तो पुलिस स्वतः संज्ञान लेगी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने मुस्लिम बुजुर्ग का वीडियो ट्वीट कर पीएम मोदी को घेरा है और पूछा, नरेंद्र मोदी जी, क्या यही वही अमृतकाल है जिसका आप बखान करते रहते हैं? उन्होंने कहा, यह है मोदी जी का नया भारत। ट्रेन में यात्रा कर रहे एक बुजुर्ग मुस्लिम को एक पूरी भीड़ घेर कर मार रही है, धर्म सूचक गालियां दे रही है और ये सब हो रहा है सरकारी संरक्षण में। महाराष्ट्र के इगतपुरी के पास का बताया जा रहा है। वीडियो कितना दर्दनाक है। प्रतापगढ़ आगे लिखते हैं कि अब भारत की ट्रेनों में यात्रा अब ऐसी हो गई है कि कोई भी भीड़ किसी को भी पीट सकती है। अश्विनी वैष्णव जी, क्या ऐसी घटनाएं आपके संज्ञान में नहीं आती हैं? नरेंद्र मोदी जी, क्या ये वही अमृतकाल है जिसका आप बखान करते रहते हैं? पीएम मोदी ने शिवाजी से माफी मांगी। उस पर अब शिवसेना उद्धव गुट का बयान सामने आया है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, यह राजनीतिक माफी है। प्रधानमंत्री ऐसा सोचते हैं कि हम माफी मांगकर छूट जाएंगे, लेकिन इससे छत्रपति शिवाजी का जो अपमान हुआ है क्या उसकी भरपाई हो जाएगी? संजय राउत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी को सच्चे दिल से माफी मांगनी होती तो पुलवामा में हमारे जो जवान शहीद हुए थे, एक साथ 40 जवान मारे गए थे, उस वक्त देश से माफी मांगनी चाहिए थी। वो जवान आपकी लापरवाही से मारे गए थे। राउत ने बयान दिया कि कश्मीर में आज भी हमले हो रहे हैं। कश्मीरी पंडित आज भी अपने घरों को नहीं लौट पा रहे हैं। प्रधानमंत्री को इस पर भी माफी मांगनी चाहिए। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री ने देश से इतना झूठ बोला है, उस पर उनको रोज माफी मांगनी पड़ जाएगी, लेकिन वो माफी नहीं मांगेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले में महाराष्ट्र किसी को माफ नहीं करता है।
लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी द्वारा मध्य प्रदेश में किए गए फर्जीवाड़े से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद सागर सांसद लता वानखेड़े की कुर्सी पर बनाई है। वायरल हुए वीडियो में बीजेपी सांसद की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव में सागर सीट पर तमाम फर्जीवाड़े की कहानी भाजपाई अपने ही शुरुमुख से बयां कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई है। सांसद वानखेड़े का निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग पर अड़ गई है। वायरल वीडियो में सांसद से चर्चा के दौरान सिरोंज के भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा के प्रतिनिधि और लटेरी नगर परिषद अध्यक्ष के पति संजय अत्तू भंडारी बेहद गुस्से में नजर आए। संजय का कहना था कि जो लोग आज बात कर रहे हैं वो लोकसभा चुनाव में कहां थे। हमने 13 मतदान केंद्रों पर कांग्रेस का कोई भी पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिया। हम लड़े हैं आपके लिए। वायरल वीडियो में ही एक अन्य युवक ताल ठोकते हुए फरमा रहा है, मैंने 15 वोट डाले थे, फर्जी तरीके से मतदान हमने किया था, जेल जाते तो हम जाते। बहसबाजी के दौरान कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को जुबानी जंग के साथ आपस में गुत्थम गुत्था होने की संभावनाएं बनता देख सांसद अपनी गाड़ी में बैठकर मौके से रवाना हो जाती हैं। मध्य प्रदेश के वोटिंग में फर्जीवाड़े का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेंद्र गुप्ता ने सत्य हिंदी से कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले से कांग्रेस फर्जीवाड़े की और चुनाव आयोग का ध्यान खींच रही थी, सब प्रमाण शिकायतें कर रही थी, लेकिन आयोग टस के मस नहीं हुआ, फर्जीवाड़ा होने दिया। अब गड़बड़ियों की पोल जब भाजपा ही खोल रहे हैं, आयोग को मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सागर लोकसभा का निर्वाचन शून्य घोषित करने और निष्पक्ष तरीके से सागर में पुनः चुनाव की मांग आयोग से करते हैं। भूपेंद्र गुप्ता यहीं नहीं रुके और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग बेहद गंभीर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो कांग्रेस मसले को कोर्ट लेकर जाएगी, मुद्दा छोड़ेगी नहीं। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीती हैं। ये पहला मौका रहा जब कांग्रेस को एक भी सीट सूबे में नहीं मिली। रामदेव एक फर्जीवाड़े के मामले से बचते हैं तो तब तक दूसरा खुल जाता है। अब नया मसला आया है कि पतंजलि के दिव्य दंत मंजन में नॉन-वेज मटेरियल है। दिल्ली हाईकोर्ट में पतंजलि के प्रोडक्ट दिव्य दंत मंजन को लेकर एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता एडवोकेट यतन शर्मा ने आरोप लगाया है कि कंपनी अपने दिव्य दंत मंजन में समुद्र फेन यानी कटल फिश नाम का एक मांसाहारी पदार्थ यूज करती है। एडवोकेट यतन शर्मा ये भी बताते हैं कि नॉनवेज मटेरियल पदार्थ के इस्तेमाल के बावजूद उस प्रोडक्ट पर ग्रीन यानी वेजिटेरियन लेबल दिया गया है। इस पर कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस संजीव नरूला ने केंद्र सरकार और पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को भी नोटिस जारी किया है जो ये प्रोडक्ट बनाती है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट शनिवार को किसानों के आंदोलन में शामिल होने शंभू बॉर्डर पहुंची। विनेश ने कहा कि 200 दिनों से लोग यहां पर बैठे हैं, इनको देखकर दुख होता है। किसान ही देश को चलाते हैं, हम सभी देश के नागरिक हैं, किसानों के बिना तो कुछ भी नहीं है। विनेश ने कहा कि अगर किसान खिलाड़ियों को खाना ना दें तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कई बार हमें लाचारी महसूस होती है कि हम इतने बड़े मंचों पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अपने परिवार को दुखी देखकर हम कुछ कर नहीं पाते। विनेश ने बयान दिया कि सरकार से यही निवेदन है कि किसानों की मांगों को सुनना चाहिए। आपने माना था कि हमसे गलती हुई है तो आपने जो भी वादे किए थे उनको पूरा करना चाहिए। हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर ये लोग ऐसे ही सड़कों पर बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत पिछले कई दिनों से अपने बयानों के चलते चर्चा में बनी हुई हैं। अब कंगना रनौत ने अपनी आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर एक ताजा बयान दिया है। कंगना ने कहा कि उनकी फिल्म को प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। कंगना ने कहा कि कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म को सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र नहीं मिल गया है, जो कि सही नहीं है। कंगना ने बयान दिया है कि हमारी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया था, लेकिन उसके सर्टिफिकेट को रोक दिया गया। हमें कई सारी जगहों से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सेंसर बोर्ड को भी धमकाया जा रहा है। भाजपा सांसद के मुताबिक हम पर मिसेज गांधी यानी इंदिरा गांधी की हत्या, भिंडरावाले, पंजाब में हुए दंगे को ना दिखाए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। ये मेरे लिए यकीन न कर पाने जैसी स्थिति है और देश में ऐसे हालात को लेकर मुझे खेद है। बता दें, कंगना को काफी चीजों का खेद होता रहा है, लेकिन उनके बयानों से लोगों में गुस्सा आता रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में चल रही भारत की परियोजनाओं के बारे में बयान दिया।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि बांग्लादेश में जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको मौजूदा परिस्थितियों के चलते स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा क्योंकि बहुत सारी विकास की परियोजनाओं में वहां जो कुछ लोग काम कर रहे थे उनको वापस आना पड़ा है। कई अन्य कारणों से भी ये परियोजनाएं रुक गई हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमात इस्लामी से 28 अगस्त को बैन हटा दिया। वहीं जमात के प्रमुख डॉक्टर शफीकुर रहमान ने मीडिया से कहा था कि भारत के साथ संबंधों में सुधार लाने के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जमात इस्लामी से प्रतिबंध हटाए जाने को बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भारत के हाई कमिश्नर ने बात की है और वो कह चुके हैं कि दोनों देशों की जनता की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत मिलकर काम करना जारी रखेगा। बता दें, जमात इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी है। इस पार्टी का छात्र संगठन काफी मजबूत है। इस पर देश में हिंसा और चरमपंथ को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पार्टी पर बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे भड़काने का भी आरोप लगा था। जमात इस्लामी की छवि भारत विरोधी है। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की 3 दिन की वार्षिक बैठक आज से शुरू हो गई। मीटिंग में आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत, सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले समेत सभी सर कार्यवाह मौजूद हैं। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष मीटिंग में पहुंचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव के नतीजे और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर चर्चा हो सकती है। वाराणसी के आईआईटी बीएचयू में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी 7 महीने के बाद रिहा हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी कुणाल पांडे और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को सशर्त जमानत दी। बता दें, कुणाल पांडे भाजपा आईटी सेल वाराणसी के संयोजक था और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान भाजपा का वाराणसी आईटी सेल का कार्य समिति सदस्य था। कुणाल और आनंद पर आरोप था कि उन्होंने एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया था। इस घटना के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से वो जेल में थे। दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं इस फैसले के बाद भाजपा एक बार फिर विपक्षियों के निशाने पर आ चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उसको ब्राजील ने बैन कर दिया है। यह कदम ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया गया है। एक्स तय वक्त से पहले ब्राजील में अपने कानूनी प्रतिनिधि को नियुक्त करने में नाकाम रहा था। एलेक्जेंड्रे दे मोरास ने एक्स के तुरंत और पूरी तरह से निलंबन का आदेश दिया था जब तक वो कोर्ट के सभी आदेश के पालन को पूरा नहीं करता और तय किया गया जुर्माना नहीं भरता। इस पूरे मामले की शुरुआत इसी साल अप्रैल में हुई थी, जब जजों ने गलत जानकारी फैलाने के आरोप में दर्जनों एक्स अकाउंट को बैन कर दिया था। उस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स के मालिक एलन मस्क ने कहा था, फ्री स्पीच किसी भी लोकतंत्र के आधार है और ब्राजील के जज, जिन्हें जनता ने नहीं चुना है, वो राजनीतिक दबाव में आकर इसे बर्बाद कर रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।